तो समझ में आया क्या क्या इसमें पढ़ना है भाई। स्विच गियर प्रोटेक्शन में देखो, पहला टॉपिक क्या है, फॉल्ट एनालिसिस, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया टीडीपी में, फॉल्ट एनालिसिस को। यहाँ क्या पढ़ना है, फ्यूज पढ़ना है, रिले पढ़ना है, सर्किट ब्रेकर पढ़ना है, आइसोलेटर पढ़ना है और अर्थ स्विच पढ़ना है। तो आज हम लोग किसे पढ़ेंगे, फ्यूज को पढ़ेंगे। सर्किट ब्रेकर में भी बहुत सारे सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, सब 6 सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, आइसोलेटर के बारे में देखना है कि कब इसे ओपन, किस कंडीशन में इसको ओपन सर्किट किया जाता है। तो इसको हमेशा नो लोड के कंडीशन में किया जाता है, इसको हमेशा नो लोड या फुल लोड किसी भी कंडीशन में ओपन किया जा सकता है। रिले क्या करता है, सेंसिंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है और ट्रिप सिग्नल भेजता है किसको, सर्किट ब्रेकर को। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, स्विच गियर प्रोटेक्शन में। और ये वाला पहले ही पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, फॉल्ट एनालिसिस, वीडियो भी है, देख लेना। फिर फ्यूज के बारे में आज देखते हैं, फ्यूज क्या होता है। जो हमारे घरों में फ्यूज लगा रहता है ना, किसी भी इक्विपमेंट को बचाने के लिए, उसी से शुरू करते हैं। फ्यूज क्या होता है, तो इतने टॉपिक को हम लोग 8 से 10 दिन में या 15 दिन में खत्म करेंगे। देखो, तो देखो पहला टॉपिक क्या हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक प्रकार का वायर होता है। ठीक है, फ्यूज क्या होता है, एक प्रकार का वायर होता है जिसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, हमेशा फेज वायर में लगाते हैं या लाइव वायर में लगाते हैं। ठीक है, फ्यूज को कहाँ लगाते हैं, लाइव वायर में लगाते हैं। ये मान लो कोई डिवाइस है, जो तुम्हारा डिवाइस कितने लाख का है, मान लो 10 लाख का डिवाइस है। कितने लाख का डिवाइस है, 10 लाख का डिवाइस है। ठीक है, इसको साइलेंट कर। 10 लाख का डिवाइस है और तुम्हें बचाना है इसे, इस फ्यूज। 10 लाख का डिवाइस है या 5 लाख का है या कुछ भी है, कोई भी मान लो मोटर है बहुत बड़ा। ठीक है, इसको बचाना है। तो बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे जो करंट है, इसमें इसमें जो 10 लाख का डिवाइस, इसमें 200 एम्पियर तक ये आसानी से क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। जैसे ही 201 एम्पियर आएगा, ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा ये डिवाइस। तो इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक यहाँ क्या लगा देते हैं, फ्यूज वायर लगा देते हैं। इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, फ्यूज वायर लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 200 एम्पियर 201 एम्पियर के लिए डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, 201 एम्पियर तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 200 के लिए डिजाइन करते हैं, 200 एम्पियर तक जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 200.1 हो गया, 5 हो गया, ऐसे कोई भी करंट आया, 200 से ऊपर जैसे ही करंट आया, पहले ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ये फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, गल जाएगा और यहां से टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो 200 के ऊपर जा ही नहीं पाया करंट यहां पर, तो ये डिवाइस क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो फ्यूज वायर का यही काम होता है कि अपना जान दे के क्या करे, डिवाइस को बचा ले। ठीक है, फ्यूज वायर का क्या काम है कि अपना जान दे के यहाँ पर इस डिवाइस को बचा ले। तो ये क्या करते हैं, इसको ऐसा डिजाइन करते हैं जिसके अपर पे ये खराब हो सकता है। ठीक है, जैसे ये 201 एम्पियर पे खराब हो सकता है, तो यहाँ फ्यूज वायर को कैसा डिजाइन करेंगे, 200 एम्पियर के लिए या 199 एम्पियर के लिए, थोड़ा कम अपने सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो यही तुम्हारा फ्यूज वायर का काम होता है। क्या करता है कि अपने आप को क्या करके मार देता है, ठीक है, और डिवाइस को बचा देता है। समझ में आया कि नहीं, फ्यूज का क्या काम है। अब ये कैसा होना चाहिए, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे कि फ्यूज क्या है। फ्यूज एक प्रकार का वायर है जो क्या करता है, किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फ्यूज एक प्रकार का वायर है जो क्या करता है, किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। अब फ्यूज में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि इसमें से तुरंत ये जाए, एक्स्ट्रा करंट जैसे ही ये मेल्ट हो जाए। ठीक है, और ये किस कारण मेल्ट होता है, आई स्क्वायर आर लॉस के कारण। आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है इसमें, ठीक है, इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है, इसका रेजिस्टेंस ऐसा रखा जाता है कि इतना करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर से क्या होता है, हीट डेवलप होता है, और हीट से इतना ज्यादा, मान लो 200 एम्पियर के लिए डिजाइन करना है, तो इसको ऐसा वायर रखा जाएगा कि 200 एम्पियर तक ये क्या कर लेगा, हीट को अपने अंदर से क्या कर लेगा, आसानी से गुजार देगा। लेकिन उससे ज्यादा जैसे हीट होगा ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए।
हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। कंडक्टिविटी हाई क्यों होनी चाहिए ये बताओ? ताकि जितना करंट जा रहा है पूरा करंट यहाँ पे पहुंचे डिवाइस पे, ये कोई खपत ना करे, ठीक है। इसकी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए इसका? और बताओ क्या होना चाहिए? लो कास्ट होना चाहिए। लो कास्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लो रेजिस्टिविटी भी होनी चाहिए, ताकि इसमें कोई भी ड्रॉप ना हो, ठीक है। लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए ताकि इसके अंदर कोई ड्रॉप ना हो, ठीक है। हीट तो डेवलप होएगा ही, कोई भी वायर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस इतना कम रखते हैं ताकि वो क्या करे, उसमें कोई ड्रॉप ना हो, ठीक है। अगला क्या होगा? फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब इस पे कोई भी संक्षारण का कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या है? प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए फ्यूज के अंदर? तो क्या होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि ये जैसे ही एक्स्ट्रा करंट जाएगा ये क्या हो जाए? पिघल जाए। हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा चालक होना चाहिए, इसके अंदर जो भी करंट जाए वो दूसरे साइड पास कर। लो कास्ट होना चाहिए, मतलब ये कम पैसे का हो, ज्यादा पैसे का मत लगा दो, ठीक है। इसीलिए इसके मटेरियल को ऐसा रखा जाता है कि वो लो कास्ट रहे। लेड का यूज किया जाएगा, टीन का यूज किया जाएगा, ठीक है। जब बहुत अच्छा डिवाइस रहेगा तभी सिल्वर का यूज किया जाएगा, ठीक है। लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मतलब ये संक्षारण से मुक्त होना चाहिए, इसके अंदर संक्षारण न हो, ठीक है। अब इसमें आता है क्या होता है फ्यूजिंग करंट, क्या होता है करंट कैपेसिटी, क्या होता है फ्यूजिंग करंट, ठीक है। अब इसको तो तुम सोच के भी बता सकते हो, क्या होता है करंट कैपेसिटी या फ्यूज। करंट कैपेसिटी एक पूछता है और एक पूछता है फ्यूजिंग करंट। तो देखो करंट कैपेसिटी, इसकी कितनी क्षमता है अपने आप को पिघलाने से बचाने के लिए, ठीक है। अपने आप को मरने से बचने के लिए कितने इसके अंदर कैपेसिटी है। तो अगर इसका कोई कैपेसिटी पूछेगा तो क्या बताओगे? 200 एम्पियर। 200 एम्पियर तक ये क्या कर सकता है? बच सकता है, ठीक है। और फ्यूजिंग करंट क्या है? एक ऐसा मिनिमम करंट जिसपे क्या हो जाएगा? ये फ्यूज हो जाएगा। फ्यूजिंग करंट मतलब क्या? इसकी मिनिमम ऐसी करंट, ठीक है, जिसपे ये फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो क्या बोलोगे फ्यूजिंग करंट? फ्यूजिंग करंट इज अ मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज वायर इज मेल्ट, ठीक है। और ये क्या बताओगे फ्यूजिंग करंट कैपेसिटी को? कि इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच इज नॉट मेल्ट द फ्यूज वायर, ठीक है, जो मेल्ट वायर को फ्यूज ना करे, ठीक है। क्या बोलोगे? इट इज मैक्सिमम करंट एट द फ्यूज वायर विच इज नॉट मेल्ट द फ्यूज वायर, ठीक है, जो इसको फ्यूज ना करे। कहने का मतलब क्या है कि करंट की अधिकतम क्षमता, वह करंट की अधिकतम वैल्यू जिसपे ये फ्यूज वायर पिघलता नहीं है, उसे ही क्या बोलेंगे? फ्यूजिंग करंट, सॉरी करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्या लिखोगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच फ्यूज वायर इज नॉट मेल्ट, फ्यूज वायर इज नॉट मेल्ट। बात समझ में आया कि नहीं? इज नोन एज करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर। करंट कैपेसिटी ऑफ, ये कट रहा होगा यहाँ पे, देखो जरा कट रहा है क्या? नॉट मेल्ट इज नोन एज करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, ठीक है, समझ जाना। ये समझ में आया ना? इसी को करंट रेटिंग भी बोला जाता है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। कैपेसिटी बोलो या रेटिंग बोलो, ठीक है। करंट रेटिंग बोलोगे ज्यादा बेटर होगा, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। लिख लो यहाँ पे करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। कैपेसिटी के से अच्छा है करंट रेटिंग, लिखो। तो इतना बात समझ में आया? फ्यूजिंग करंट समझ में आया क्या होता है? फ्यूजिंग करंट भी लिख लो, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच फ्यूज वायर इज मेल्ट,
ठीक है, इसका लिखोगे, क्या लिखोगे फ्यूजिंग करंट का, इट इज मिनिमम अमाउंट, इट इज मिनिमम करंट at which fuse wire is melt, is known as fusing current of fuse wire. अब इसी से पूछता है फ्यूज फैक्टर क्या होता है, क्या पूछता है, फ्यूज फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग करंट ऑफ फ्यूज वायर। अब देखो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय करंट रेटिंग कर दोगे, क्या कर दोगे फ्यूजिंग फैक्टर को, फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय करंट रेटिंग। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात अगर कोई पूछेगा करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर कोई पूछे या करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर पूछे तो क्या बताओगे, बताओगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू जिस तक, जहां तक ये ना फ्यूज वायर मेल्ट ना हो, ठीक है, जहां तक फ्यूज वायर मेल्ट ना हो, अधिकतम करंट का मान जहां तक फ्यूज वायर मेल्ट ना हो उसे क्या बोलेंगे, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूजिंग करंट क्या होगा, वह न्यूनतम मान, वह करंट का न्यूनतम मान जिसपे ये फ्यूज वायर क्या कर दे, मेल्ट कर जाए, उसे क्या बोलेंगे, फ्यूजिंग करंट बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं इतना बात? चलो फ्यूजिंग फैक्टर आप देखो क्या होगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं, उधर से बताओ समझ में आया कि नहीं? अब देखो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, क्या पढ़ना है, फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज वायर। अब ये क्या होता है, फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाई, फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाई करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। ये सब क्वेश्चन है, जितना मैं बोल रहा हूं सब ये क्वेश्चन है, एक एक टॉपिक। ठीक है, अब देखो फ्यूजिंग करंट बताओ एक ज्यादा होगा कि नहीं करंट रेटिंग से, ये बताओ। अगर फ्यूजिंग करंट को देखोगे तो फ्यूजिंग करंट क्या होगा, हमेशा करंट रेटिंग से ज्यादा होगा, ये 200 होगा तो ये 201 होगा। ठीक है, अगर ये इस वाले पे लेके चल रहे हो तो ये 200 एम्पियर होगा तो ये 201 एम्पियर होगा, हमेशा इससे ज्यादा ही होगा। तो हमेशा ज्यादा होगा तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। ऐसे ही मैं तुम्हें कई चीजें बता चुका हूं टीडीपी में भी कि कौन कौन 1 से ज्यादा होता है, जैसे डायवर्सिटी फैक्टर हो गया, ठीक है, ये भी 1 से ज्यादा होता है। तो ये सब तुमसे पूछता है, तो ये बातें, दो चीजें तुम्हें याद रहना है कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, और डायवर्सिटी फैक्टर भी 1 से ज्यादा होता है। डायवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला याद है, मैक्सिमम डिमांड 1 मैक्सिमम डिमांड 2 डॉट 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 क्या, मैक्सिमम डिमांड एट जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो ये भी क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, और फ्यूजिंग फैक्टर भी 1 से ज्यादा होता है। सोच भी सकते हो कि फ्यूजिंग करंट क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, किससे, करंट रेटिंग से। ठीक है, अब नोट में 3-4 पॉइंट नोट में लिख लो, इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज वायर कहाँ लगाते हैं, ठीक है, कहाँ नहीं लगाते हैं, तो ये सब लिख लो नोट में 3-4 पॉइंट। ये पहले इतना उतार लो, क्या करना है, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज वायर क्या होगा, फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाई करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। अब कोई पूछे फ्यूजिंग करंट क्या होता है तो बताओगे कि करंट का वह न्यूनतम मान जिसपे ये फ्यूज वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसे बोलेंगे फ्यूजिंग करंट। करंट रेटिंग किसे बोलोगे,
करंट का वह मैक्सिमम मान जहां तक ये फ्यूज वायर मेल्ट नहीं होता है उसे बोलोगे करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। ठीक है, 200 एम्पियर तक ये मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही 201 एम्पियर आ रहा है मेल्ट हो जा रहा है, तो इसे बोलेंगे फ्यूजिंग करंट, इसे बोलेंगे क्या, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। क्लियर बात है यहाँ पे। अब नोट में देखो 3-4 पॉइंट क्या क्या लिखना है कि फ्यूज वायर को हमेशा कहाँ लगाए, लाइव वायर या फेज वायर में लगाते हैं। ठीक है, 3 फेज रहेगा तो RYB में लगाएंगे, न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं कभी भी। ठीक है, तो फ्यूज वायर को देखो कहाँ कहाँ लगाते हैं। नोट में 3-4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, नोट बनाओ। क्या लिखोगे, फ्यूज वायर ऑलवेज यूज, फ्यूज वायर इज ऑलवेज यूज, always use in series of phase wire, सीरीज ऑफ फेज वायर। सीरीज का स्पेलिंग RIES, सीरीज ऑफ फेज वायर या लाइव वायर। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर 3 फेज का है तो फ्यूज वायर इज ऑलवेज यूज इन RY फेज। वही बात है, फेज वायर लिख दिए तो काम हो गया। फ्यूज वायर इज नेवर यूज इन न्यूट्रल, ये कई बार पूछा है। ठीक है, न्यूट्रल में फ्यूज वायर का यूज नहीं करते। सीरीज में किसके करते हैं, फेज वायर के, फेज या किसके फेज में, R के, Y के, B के। अगर इसको दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे, ये R फेज जा रहा है, इसके सीरीज में ये लगा दिए फ्यूज, फिर ये Y जा रहा है, इसके सीरीज में लगा दिए फिर ये वाला फ्यूज। ठीक है, फिर B जा रहा है, तीनों के सीरीज में लगाना है, क्योंकि 3 फेज होगा तो तीनों के, एक फेज होगा और ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में नहीं लगाएंगे। ये क्या हो गया तुम्हारा फ्यूज लगाने का वो हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ फ्यूज क्या होता है, अगर कोई पूछे फंक्शन ऑफ फ्यूज क्या होगा, नोट में ही लिखते जाओ ये सब। ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्यूज क्या होता है, टू डिटेक्ट द फॉल्ट, क्या करता है, टू डिटेक्ट द फॉल्ट, टू डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इंटरप्ट द फॉल्ट, दोनों एक साथ काम करता है। पहले जैसे ही 200 से 201 एम्पियर होगा ये डिटेक्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, और क्या करता है, इंटरप्ट द फॉल्ट, इंटरप्ट मतलब ये रोकने का भी काम करता है खुद ही। ठीक है, देखो जरा कट नहीं रहा है ये सब। फंक्शन ऑफ, अगर कोई फ्यूज वायर पूछे तो क्या बताओगे, फंक्शन ऑफ फ्यूज कोई पूछे तो बताओगे क्या, टू डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इंटरप्ट द फॉल्ट। ठीक है, डिटेक्ट करना भी इसका काम है और इंटरप्ट करवाना भी इसका काम है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अगला देखो, प्री आर्किंग टाइम क्या होता है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, इतने में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो प्री आर्किंग टाइम क्या होता है, जब ये फ्यूज वायर है, ठीक है, इसमें 200 एम्पियर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 200 से समथिंग कुछ भी एम्पियर बढ़ेगा तो ये पिघलने की कोशिश करेगा ना। तो जैसे ही 200 एम्पियर आया और 200 एम्पियर से जैसे ही थोड़ा सा एम्पियर बढ़ा, ये पिघलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जितना टाइम लेगा ये पिघलने में, उसे ही क्या बोलते हैं, प्री आर्किंग टाइम। ये कितना टाइम लेता है पिघलने में, 0.011 सेकेंड, यानी 11 मिली सेकेंड क्या लेता है, ये टाइम लेता है अपने आप को पिघलाने के लिए। ठीक है, तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है, कुछ करंट आगे बढ़ जाता है, कुछ करंट आगे बढ़ जाता है, तो मतलब उतना तो नहीं इफेक्ट करता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए,
लेकिन यही टाइम अगर बढ़ा देते, 1 सेकेंड कर देते, तो ये डिवाइस क्या हो जाता, स्वाहा हो जाता, जो यहाँ डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको भले थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इतना टाइम लेता है क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए। तो इसी टाइम को क्या बोलते हैं, प्री आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम मतलब क्या होता है कि जैसे इसके रेटिंग से, करंट रेटिंग से जैसे ही फ्यूजिंग करंट में पहुंचता है, करंट रेटिंग से जैसे ही फ्यूजिंग करंट में पहुंचता है, इसको ले क्या लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, ये जैसे ही करंट रेटिंग से ऊपर जाता है, ऊपर मतलब क्या, अब फ्यूज होने वाला रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है फ्यूज होने में, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, प्री आर्किंग टाइम। इसका नाम आर्किंग क्यों पड़ा, जैसे ये पिघलेगा, अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जंप करना चाहेगा कि नहीं इसमें, तो जंप करता है, तो वही हमें किस किस रूप में दिखता है, आर्क के रूप में दिखता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है ना, कभी भी देखोगे दो वायर को एकदम पास में ले जाओगे तो आर्क दिखेगा। वो आर्क कैसे होता है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या करता है, इस एयर को आयोनाइज कर देता है। ठीक है, और आयोनाइजेशन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गमन होने लगता है। वही इलेक्ट्रॉन हमें किस रूप में दिखता है, आर्क के रूप में दिखता है। जब ये बहुत पास वायर रहता है तब होता है। ठीक है, या फिर बहुत दूर की हो और इसमें वोल्टेज लगभग 11 kV लगा दिए, तो भी आर्क फॉर्म हो जाएगा। देखते होगे ये बहुत ज्यादा होता होगा, जब पोल वोल पे देखते होगे तो ये ज्यादा दिखने को मिलता होगा। आर्क हमेशा जहां ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहां आर्किंग बहुत होता है। ठीक है, तो ये आर्किंग क्यों होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन एयर के माध्यम से इसमें जाता है, तो जो एयर के माध्यम से जाता है वही हमें आर्क दिखता है। कभी कभी ये बंद रहता है तब भी एयर के माध्यम से जाता है, जहां कटा पिटा रहता है, तो वही हमें क्या दिखता है, आर्क के फॉर्म में दिखता है। वो एयर का क्या कर देता है, आयोनाइजेशन कर देता है। एयर किस स्टेट में पहुंच जाता है, प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाता है। तो ये जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे, कब, वेल्डिंग में पढ़ाएंगे, प्लाज्मा वेल्डिंग, तो वहां बताएंगे कैसे ये प्लाज्मा स्टेट में जाता है। जब एयर को क्या कर दोगे, और ज्यादा उसको आयोनाइज करते जाओगे, आयोनाइज करते जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में टूट जाता है एयर। ठीक है, इसे ही बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, इसी से वेल्डिंग होता है, प्लाज्मा वेल्डिंग एक है। ठीक है, तो आगे देखना है क्या, प्री आर्किंग टाइम समझ में आ गया, तो इसका क्या लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, इट इज टाइम बिटवीन, इट इज टाइम बिटवीन अकरेंस ऑफ फॉल्ट। अकरेंस मतलब क्या, जब हुआ है। ठीक है, अकरेंस ऑफ फॉल्ट एंड व्हेन कट ऑफ द फॉल्ट, व्हेन कट ऑफ अकर, व्हेन कट ऑफ अकर मतलब क्या, कि जब फॉल्ट हुआ और कट ऑफ होने तक जितना समय लगा उसे ही क्या बोलेंगे, प्री आर्किंग टाइम। अकर मतलब होना। ठीक है, जब फॉल्ट हुआ और कट ऑफ तक का टाइम, कट ऑफ मतलब फॉल्ट तो आ गया, मतलब 200 से 200 एम्पियर, 1 एम्पियर हो गया, इसको तुम्हें पिघला देना चाहिए था, लेकिन पिघलाने में कुछ टाइम लिया है, मतलब कट ऑफ होने में कुछ टाइम लिया है, तो उसी टाइम को क्या बोलते हैं, प्री आर्किंग टाइम। इसको हम क्या चाहते हैं, कम से कम रखना चाहते हैं। इसका होता कितना है, 0.011 मिली सेकेंड होता है नॉर्मली, इसका ये टाइम होता है। इसको और घटा सकते हो तो और अच्छा है। ठीक है, लिखोगे क्या, इट इज जनरली 0.1011 मिली सेकेंड, सॉरी मिली सेकेंड नहीं, सेकेंड, इसको लिखना होगा तो 11 मिली सेकेंड लिखोगे। ये जनरली कितना होता है, 11 मिली सेकेंड होता है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं। अब क्या देखेंगे, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है फ्यूज वायर के लिए। ठीक है, फ्यूज बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ये हो गया ना। अगला देखो, फ्यूज बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। क्या लिखना है, मटेरियल यूज्ड फॉर, मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज एलिमेंट।
फ्यूज एलिमेंट बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो पहला कौन सा यूज होता है? लेड, ठीक है, जिंक, टीन, ठीक है। ये सब कितने के लिए? 10 एम्पियर के लिए डिजाइन होते हैं। 10 कम करंट के लिए कौन डिजाइन होता है? ये और भी है, ठीक है। मतलब सबका लिख दे रहे हैं और बता देंगे बाद में कि क्या कौन सा यूज होता है। सिल्वर, कॉपर भी यूज होता है, ये बड़े के लिए यूज होता है। सिल्वर, कॉपर, टीन, टीन तो लिख ही दिए, ठीक है। एलॉय ऑफ टीन यूज होता है, ईटीसी। इतना मटेरियल यूज होता है, ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं? लेड, जिंक, टीन, सिल्वर, कॉपर, एलॉय ऑफ टीन, इतना क्या यूज होता है? मटेरियल यूज होते हैं। अब स्मॉल करंट के लिए कौन कौन यूज होगा? स्मॉल करंट मींस 10 एम्पियर तक। 10 एम्पियर तक किसको किसको यूज करोगे? इन सबको यूज कर लोगे, लेड, जिंक और टीन को। क्या यूज कर लोगे? लेड को, जिंक को और टीन को, ठीक है, और एलॉय ऑफ टीन को। इतना बात समझ आया? फॉर हैवी के लिए क्या यूज करोगे? फॉर हैवी के लिए लिखोगे क्या? सिल्वर का यूज करोगे, ठीक है। लार्ज के लिए इसमें कॉपर भी हो सकता है स्मॉल करंट में, ठीक है। कॉपर तो सस्ता ही होता है सिल्वर से, तो कॉपर का भी यूज कर सकते हो। इसमें लार्ज करंट के लिए कौन सा यूज करोगे? मान लो बहुत ज्यादा 200 एम्पियर को रोकना है, तो वहां पे क्या रखोगे? लार्ज करंट के लिए किसका यूज करोगे? हमेशा सिल्वर का। घर पे मत सिल्वर लगाने लगना, ठीक है। सिल्वर मीन्स चांदी होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसको कहाँ यूज करते हैं? सब स्टेशन और स्टेशन पे ज्यादा यूज होता है। ऐसे नॉर्मली घरों के आसपास ये नहीं यूज होता है, नहीं तो ये क्या कर लेंगे? चोर सब चुरा लेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा होता है ये सबसे अच्छा फ्यूज एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सबसे अच्छा कंडक्टर है। इसको पता चलता है 200 से 201 एम्पियर के लिए डिजाइन है, तो ये क्या करेगा? इसी पे काम करेगा। ये सब तो ये 1-2 एम्पियर इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। ये 10 एम्पियर के लिए डिजाइन है, तो हो सकता है 9 एम्पियर पे ही पिघल जाए, हो सकता है 11 एम्पियर तक ना पिघले, ये सब, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा? ये सबसे अच्छा फ्यूजिंग मटेरियल होता है। तो बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात, हाँ। कॉपर इसमें ले सकते हो स्मॉल करंट वाले में, ठीक है। उसका लिखे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पूछेगा लार्ज करंट के लिए किसका यूज करेंगे? सिल्वर का। और स्मॉल करंट का यूज करेंगे किसमें? लेड, जिंक और टीन, एलॉय ऑफ टीन। मीडियम रेंज में डाल सकते हो उसको, कॉपर को, ठीक है, जो 15 एम्पियर हो सकता है उसके लिए। तो इतना बात ध्यान रखना। पूछता है उसका रेटिंग किसमें डिसाइड करते हैं, ठीक है। फ्यूज मटेरियल का रेटिंग किसमें डिसाइड करते हैं? तो किसमें डिसाइड करते हैं? एम्पियर में डिसाइड करते हैं। किसमें डिसाइड करते हैं? एम्पियर में। अगर रेटिंग कोई पूछता है, रेटिंग ऑफ फ्यूज मटेरियल किसमें डिजाइन करोगे, तो अब भी 10 एम्पियर लिखे थे ना। तो पूछता है क्या? नोट में इसको भी लिख लो, इसके बाद से इसी में नोट बना के लिख लेना कि रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट, रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन, किसमें एक्सप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन किसमें? एम्पियर में, या डिनोटेड इन लिख लो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? फ्यूज मटेरियल का या फ्यूज एलिमेंट का रेटिंग किसमें डिसाइड किया जाता है? एम्पियर में। तो कोई बोलेगा कितने रेटिंग का तुम्हें चाहिए फ्यूज एलिमेंट, तो बताओगे 10 एम्पियर का, ठीक है। फिर पूछेगा कितने एम्पियर का, तो तुम बताओगे 15 एम्पियर का। तो वो 15 एम्पियर के हिसाब से तुम्हें क्या देगा? फ्यूज एलिमेंट देगा। दुकान पे जाओगे तो उसको रेटिंग बताओगे, इसको 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, 20 एम्पियर का,
तो तुम्हें क्या दे देगा, आसानी से तुम्हें फ्यूज एलिमेंट दे देगा। ठीक है, फ्यूज मटेरियल दे देगा जिसे तुम्हें घर पे लगाना होगा। बात समझ में आ गया ना कि क्या है, रेटिंग क्या बता रहा है कि ये 10 एम्पियर तक काम करेगा, लेकिन जैसे ही 11 एम्पियर होगा ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ये 15 एम्पियर तक एकदम अच्छे से काम करेगा, 16 एम्पियर जैसे आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूज एलिमेंट जल जाए, बर्नट आउट हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लोन ऑफ भी बोलते हैं, बर्नट आउट भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं कि 15 एम्पियर तक तो ये झेल लेगा अगर रेटिंग लाओगे 15 एम्पियर का, लेकिन जैसे ही 15.1 भी आएगा तो ये क्या कर देगा, अपने आप को जला के डिवाइस को बचा लेगा। 20 एम्पियर का है तो 20 एम्पियर तक आसानी से चलेगा, 20.1 आएगा तुरंत क्या हो जाएगा, जला देगा। तो ये बात याद रखना। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अब पूछता है फ्यूजिंग करंट किस पे डिपेंड, किस किस चीज पे डिपेंड होता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि जो फ्यूजिंग करंट फ्यूजिंग एलिमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन आता है, जो फ्यूजिंग करंट है, जो फ्यूजिंग करंट है वो किस पे डिपेंड करता है। फ्यूजिंग करंट डिपेंड्स ऑन, अब बताओ फ्यूजिंग करंट क्या होता है कि कितना पिघला दे, वो कौन सा करंट है जो इसको पिघला दे। ठीक है, वो करंट। अब बताओ कौन पिघलाएगा। अब देखो ये डायमीटर पे डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ वायर पे। ठीक है, वायर अगर ज्यादा मोटा ले लिए तो इसका फ्यूजिंग करंट क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। अरे मोटा वायर रहेगा तो ये पिघलेगा कम ना, उसके पास एरिया बढ़ जाएगा यानी रेजिस्टेंस और घट जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ फ्यूज एलिमेंट, लिख लो फ्यूज वायर, डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर। और क्या यूज होता है, मटेरियल ऑफ फ्यूज एलिमेंट या फ्यूज वायर लिख लो, वायर के जगह एलिमेंट लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। थर्ड क्या है, टेम्परेचर पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई, लेंथ पे डिपेंड करता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, ये तो बोल दिए ना, डायमीटर में आ जाएगा करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ फ्यूज वायर या लेंथ ऑफ फ्यूज एलिमेंट, अगर ज्यादा लेंथ है तो भी इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फ्यूज एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ बढ़ा दिए तो भी इसका आर समानुपाती रो एल बाई ए से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी हीटिंग ज्यादा होगा। हीटिंग ज्यादा होगा तो क्या कर देगा, उसको गला देगा, बहुत जल्दी फ्यूजिंग करंट आ जाएगा। ठीक है, ये तीन बात याद रखना है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है और किस पे, डायमीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, करंट रेटिंग बढ़ा दोगे तो फ्यूजिंग फैक्टर और बढ़ जाएगा, फ्यूजिंग करंट और बढ़ जाएगा। करंट रेटिंग कैसे बढ़ाओगे, मोटा वायर लेकर। ठीक है, और क्या कर सकते हो, मटेरियल, अच्छा मटेरियल लेकर, अच्छा मतलब और खराब मटेरियल लेके, अच्छा मटेरियल लोगे तो कंडक्टिविटी उसकी सही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। लो कंडक्टिविटी वाला ला दोगे तो क्या होगा, और हाई वो कर दोगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला ले लोगे तब, मोटा वायर लोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इसमें क्या, फ्यूज लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या टॉपिक है, फ्यूज लॉ। वो देखो क्या होता है, इसी से निकल के आता है। ठीक है, फ्यूज लॉ इसी से निकल के आता है, हमें उसका रिजल्ट जानना है, जेई में मेन रिजल्ट ही है इसका। अब कहां से आया है इसके लिए क्या करोगे, नहीं गेट का सिलेबस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो फ्यूज लॉ क्या होता है, ये पूरा भयंकर इसका डेरिवेशन है, इससे निकल के आता है जो करंट होता है आई स्क्वायर, वो किस पे डिपेंड करता है, डी क्यूब पे। ठीक है, आई स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, डी क्यूब पे। ये क्या एक्सप्लेन करता है, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज मटेरियल। इट एक्सप्लेन्स अबाउट
करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज मटेरियल, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज मटेरियल। अब देखो डायमीटर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, करंट कैपेसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। ये जो करंट है ना, फ्यूजिंग करंट नहीं है, करंट कैपेसिटी वाला है, ठीक है। ये कौन सा है, करंट कैपेसिटी वाला है, मतलब जो पिघलाता नहीं है। डायमीटर बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होगा, उसकी पिघलने की क्षमता और बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर ये फ्यूजिंग करंट रहता तो ये घटता, ठीक है। तो याद रखना क्या आप बोल रहे हैं कि ये करंट कैपेसिटी, ये जो है ना आई जो है वो रेटिंग वाला है, जितना डायमीटर बढ़ाओगे उतना ही इसकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। तुमसे ये मेन क्वेश्चन क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। कभी कभी से ही क्या दे देगा, ये वाला तुम्हें फार्मूला पूछेगा या ये वाला फार्मूला पूछेगा, एक बार ये वाला फार्मूला पूछा था, ठीक है। तो ये भी फार्मूला पूछ सकता है तुमसे। क्या कर दिया है, बस भाग दे दिया है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि डायमीटर, पहले वाले का डायमीटर ये है, उसमें करंट रेटिंग इतनी थी, दूसरे की डायमीटर इतना रखने पे उसकी करंट रेटिंग में क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन आएगा यहां से, समझ में आ गया। इस टॉपिक से क्वेश्चन ही पूछता है, उस क्वेश्चन को देखो कैसे आएगा। अगर इसको मान लो 2 रहेगा तो क्या करोगे, अगर मान लो 2 से कंपेयर करना होगा तो यहीं से क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे I1 बटे I2 बराबर क्या D1 बटे D2, और इससे क्या कर दोगे 3 बटे 2, जहां I1 क्या हो जाएगा, वेयर I1 बराबर, वेयर I1 बराबर क्या, फर्स्ट करंट कैपेसिटी या फर्स्ट फ्यूजिंग एलिमेंट करंट कैपेसिटी। क्या लिखोगे, करंट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट फ्यूजिंग एलिमेंट, करंट कैपेसिटी ऑफ या करंट रेटिंग ऑफ, करंट रेटिंग लिखो यार, चलो कैपेसिटी लिख लो, कैपेसिटी और रेटिंग दोनों सेम ही है। करंट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट फ्यूजिंग एलिमेंट, फर्स्ट फ्यूजिंग मटेरियल या एलिमेंट भी लिख सकते हो। I2 क्या है, करंट कैपेसिटी ऑफ सेकेंड फ्यूजिंग एलिमेंट, ठीक है। लिखते जाओ इसको जल्दी जल्दी। D1 क्या है, डायमीटर ऑफ फर्स्ट फ्यूजिंग एलिमेंट, ठीक है। क्या है D1, डायमीटर ऑफ फर्स्ट फ्यूजिंग एलिमेंट, और D2 क्या है, डायमीटर ऑफ सेकेंड फ्यूजिंग एलिमेंट, ठीक है। लिख लेना इसको। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा उसको देखो, मेन क्वेश्चन ही है। फ्यूज ला 3 लाइन में ही, ये 3 लाइन का नहीं है, इस पे पढ़ोगे तो कम से कम 2-3 घंटे का लेक्चर चलेगा। ये कहां से आया रिजल्ट, ठीक है। फ्यूज ला जिसको पढ़ना होगा वो क्या करेगा, NPTEL पे लेक्चर इसका पढ़ा होगा। क्या डालोगे, NPTEL पे डालोगे फ्यूज ला, आ जाएगा, ठीक है। नागराज कोठारी शायद कराए होंगे इसको NPTEL पे, इस पे देख लेना क्या होगा। NPTEL पे फ्यूज ला डालोगे तो पूरा डेरिवेशन इसका आ जाएगा। लेकिन जेई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा का चक्कर में पढ़ोगे तो क्या होगा, क्या होगा, जेई नहीं निकलेगा। नॉलेज हो जाएगा भले, ठीक है, नॉलेज तो हो ही जाएगा, लेकिन जेई के लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट चाहिए, सीधी बात। कंटेंट ज्यादा रहेगा और तुम्हें ये सब रिजल्ट याद रहेगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। ये क्या बताता है, इसको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, करंट कैपेसिटी बताता है फ्यूज मटेरियल का, और क्या बताता है, रिलेशन देता है किसके बीच, करंट कैपेसिटी और डायमीटर के बीच। बस यही 2 पॉइंट इससे याद रखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। लिखना होगा तो लिख लेना, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन करंट कैपेसिटी एंड डायमीटर, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन करंट कैपेसिटी एंड डायमीटर। अब देखो इसमें क्या बताने जा रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, देखो
क्वेश्चन देखो क्या है, फ्यूज वायर, पहले वाले का लिख दे रहे हैं, क्या है, रेडियस ऑफ 0.8, रेडियस दिया हुआ है 0.8 mm, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 8 एम्पियर इसका वो दिया हुआ है करंट कैपेसिटी, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, कैलकुलेट रेडियस दैट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पे निकालना है, कितना रेडियस रखोगे, करंट कैपेसिटी दूसरे का दिया हुआ है, तो क्या करोगे, वही फार्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। तो यूज करो, क्या हो जाएगा, रेडियस दिया है ये बात ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है रेडियस और डायमीटर से, क्योंकि दोनों बटे में होते हैं, तुरंत कट जाते हैं। ये 3/2, I1 कितना दिया हुआ है 8, I2 कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। D1 नहीं दिया है तो 2R1 लिख सकते हो कि नहीं, 2R2 लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। ये R2 से 2 खत्म, बस वही रख दो, क्या हो जाएगा 0.8 mm, तो इसको mm में ही वो नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सोच लिए कि इसको mm में ही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये mm में ही निकल जाएगा, R2 तुम्हें निकालना है, जो आंसर आएगा mm में ही आएगा, ये 3/2, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको दोनों का डबल कर दो, दोनों का क्या कर दो, वर्क कर दोगे तो नीचे से रूट हट जाएगा, ये 64 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 0.8 का क्यूब, ठीक है, mm को ऐसे ही रहने दो, 0.8 का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई क्या 64, ठीक है। ये दोनों काट देंगे इसको, और ऊपर क्या रहेगा, नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और उसको ऊपर और ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 0.008, कैसे 100 हो गया ना, 8 8 64 हो गया, 3 को 64 में भेज दीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 तो 16 हाँ ये कर सकते थे यार, क्यूब है ना, इसका स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, वैसे भी तो सही है, ये क्या हो जाएगा 4R2, अगर इसको क्यूब को इधर ले आ रहे हो तो, और इधर 0.8, R2 बराबर क्या हो जाएगा 4/0.8, ठीक है। फिर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये मान लो 40 हो गया, अच्छा कहाँ इसमें मिस्टेक कर दिए, फिर इसमें कहाँ मिस्टेक हो रहा है, हाँ 5 ही आएगा, ये ठीक है, ये हटा दो कैलकुलेशन, दोनों पक्षों का स्क्वायर किए और उसके बाद से क्या कर दिए, क्यूब रूट निकाल दिए, वैसे भी आना चाहिए था, देखना कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 8 8 64, 8, चलो ठीक है, ये वाला इजी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार और कर दे रहे हैं, देखो 64 हो गया, दोनों का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा R1, अच्छा 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 ठीक है, ये क्यूब में था ना भाई, ये क्यूब में था ना, हम R2 को पहले डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है, पहले क्यूब तो हटाओगे तब ना ट्रांसफर होगा, वही गड़बड़ हो रहा था वहां पे, हम डायरेक्टली तुम्हें ट्रांसफर कर दिए थे। चलो एक बार और यहाँ से कैलकुलेशन कर देते हैं, देखो देखना उसमें दिख रहा है कि नहीं नीचे तक, ये देखो कैलकुलेशन, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, दोनों साइड का वर्क करने पे ये 64 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, यही छूट रहा था, क्यूब छूट रहा था, और दोनों का क्यूब जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा R1 बटे R2, R1 का मान दिया हुआ है 0.8, रख दो, R2 बराबर क्या हो जाएगा 0.8 mm बटे में, ये R इधर 4 आ जाएगा, तो 4 दूना 4 दूना 8, गड़बड़ तुम लोग किए थे इसके पहले भी, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 0.2 mm होगा भाई, ये सही है, कैसे 5 ला दिए थे, 0.2 mm होगा,
क्लियर है ये बात? ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो देखो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फ्यूज का टाइम जो करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वो कैसे फॉर्म में होता है, इनवर्स टाइप का होता है। तो अभी बताते हैं इनवर्स क्या होता है। तो क्या है ये, फ्यूज हैज इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर करंट बढ़ाते जाओगे तो उसका टाइम क्या होगा, घटता जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये टाइम है और इधर करंट है। अगर ये करंट बढ़ाओगे, पहले करंट बढ़ाओगे तो करंट जब बहुत कम रहेगा तो उसको फ्यूज होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कैसा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा करंट बढ़ता जाएगा इसका टाइम क्या होगा, इंटरप्ट करने का, जलने का, ठीक है। टाइम क्या होता है, कितना टाइम ले रहा है ये फ्यूज गलने में, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है फ्यूज गलने में। अगर स्मॉल अमाउंट का करंट है तो हीट बहुत कम होगा, आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। आई कम है तो यानी हीट क्या होगा, कम आएगा, और हीट कम आएगा तो टाइम ज्यादा लेगा पिघलने में। लेकिन जैसे ही करंट यहाँ पे पहुंचा दिए, यहाँ पर मान लो ये बहुत ज्यादा करंट है, 200 एम्पियर आ गया, तो 200 एम्पियर पे आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, स्क्वायर के टर्म में बढ़ रहा है ना। तो पिघलने में भी क्या होगा, टाइम बहुत कम लेगा, तो इतना ही टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यही क्या दिखाता है, फ्यूज जो होता है कि जितना ही करंट बढ़ाओगे, जितना ही करंट ज्यादा रहेगा उसको फ्यूज होने में उतना ही कम टाइम लगेगा। ये बात याद रखना। क्या बोले हैं कि जितना ही करंट रेटिंग हाई होगी वहां पे फ्यूज होने का जो टाइम होगा ना, प्री आर्किंग टाइम, वो क्या होगा, बहुत कम, ठीक है। कम करंट का डिजाइन है, कम करंट का डिजाइन है फ्यूज एलिमेंट, तो उसको टाइम हो सकता है प्री आर्किंग टाइम ज्यादा ले पिघलने में, लेकिन ये क्या लेगा, बहुत कम अमाउंट में, यानी तुरंत हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आए कि नहीं? तो यही फ्यूज क्या दिखाता है, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इनवर्स फॉर्म में दिखाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इस पे कई बार क्वेश्चन आया, सीधे सीधे यही दे देता है कि बताओ फ्यूज में कौन सा सही है। तो फ्यूज में कौन सा सही है, टाइम समानुपाती 1/i। ठीक है, इतना समझ गया कि नहीं समझ गया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन इसके आगे देखेंगे किसके बारे में, रिले सर्किट ब्रेकर के बारे में। एक दिन पहले ओवरव्यू दे देंगे, उसके बाद से पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे रिले, क्या कौन से टाइप के होता है, डिस्टेंस रिले क्या होता है, डायरेक्शनल रिले क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसमें महो रिले क्या होता है।